नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और हमने अपने शो का नाम आज रखा है जस्ट चिल। आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम हुआ? भाई ये नाम इसलिए हुआ कि पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने में आप देखिए तो आप चिल ही कर रहे हैं मार्केट में। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, बीच में अचानक से किसी को लगता है कि बहुत महंगे हो गए मिड कैप में, तो 1-2 दिन वो लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से बाउंस बैक करते हैं और मार्केट ऐसे ही अपने हिसाब से बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई समस्या है नहीं, रैली बनी हुई है सब तरफ में, तो इसलिए हमने सोचा इसका नाम आज रखा जाए जस्ट चिल। आराम करो, तेज़ी है उसका फ़ायदा उठाओ, लेकिन सावधानी भी ज़रूर रखो। ये एम्बेडेड है उसके साथ, ये तो हमेशा जुड़ा रहता है मार्केट में अगर आप हैं। लेकिन हर हफ्ते जब हम शो करते हैं तो हम उन विषयों को टच करने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। कोई ना कोई सवाल होगा, कोशिश करता हूँ कि वो सवाल हल करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करें, जिससे जब अगले हफ्ते आप तैयारी करें मार्केट की तो वो सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो क्या 4 बड़े सवाल इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे होंगे, पूरे मार्केट के लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, उनको शो हम लोग हल करेंगे। और ऑन द शो यानी आज शो में क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला तो एक सबसे बड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि यूएस में क्या हो रहा है। वहाँ के जो सेंट्रल बैंकर हैं मिस्टर पावेल, उन्होंने गुगली दे दी है। उन्होंने ये कहा कि अभी टाइम नहीं आया रेट कट करने का, देखेंगे, काटेंगे इस साल, लेकिन कब पता नहीं। तो जो मार्च में उम्मीद थी वो जून तक पहुंची। अभी जून की उम्मीद बनी है या डिम हो गई है, क्या हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, उसको समझेंगे। साथ ही यूएस में भी बड़ी तूफानी रैली है, इकोनॉमी भी चल रही, मार्केट भी चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है इसको समझेंगे। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये होगा, भारतीय बाजारों में एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ सख्तियाँ की गई हैं आरबीआई की ओर से। 2 आपको एकदम लेटेस्ट याद होंगे, आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंस। कुछ दिन पहले पेटीएम के खिलाफ भी ऐसी एक सख्ती बरती गई थी। तो दरअसल वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितनी चिंता आपको करनी चाहिए, आप इन्वेस्टर हैं तो भी, अगर नहीं इन्वेस्टर है तो भी मार्केट के जानने के लिए, क्या ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है या कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है ये समझेंगे। तीसरा पॉइंट होगा कि मिड और लार्ज कैप की बहुत ज़्यादा मतलब 2 कैंप बन गए मार्केट में। एक कैंप कहता है कि मिड कैप बहुत भाग गए हैं, स्मॉल कैप और ज़्यादा भाग गए हैं, उनको नीचे आना चाहिए, लार्ज कैप चल नहीं रहे, अभी नहीं चल रहे तो मैं क्या करूं, लेकिन उनका दर्द है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या कोई आर्बिट्राज है क्या इनके बीच में, कि आप इससे निकल के उसमें चले जाएँ या उससे निकल के इसमें चले जाएँ, इसको समझेंगे। और चौथा और आखिरी है IT स्टॉक्स। क्या करना है उसमें, खरीदना है, बेचना है, दूर रहना है, क्योंकि इंडिया और यूएस के जो IT स्टॉक्स हैं उनमें एक अजीब तरीके की तेज़ी है। हालांकि यूएस में एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है और उसी ने सबको टांग रखा है, उसका नाम है एनवीडिया। इतनी ज़बरदस्त रैली शायद यूएस में पहली बार किसी ने देखी होगी कि रिजल्ट के दिन वो स्टॉक एक नए रिलायंस को जन्म दे देता है। 24-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता है। क्या वो ठीक है रैली? एआई का जो पूरा एक फ्रेंजी चल रही है वो जस्टिफाइड है, वहाँ का मार्केट जस्टिफाइड है कि नहीं है? आईटी ड्रिवन रैली। और भारत में भी हम लोग कह रहे हैं कि आईटी नहीं चल रहा, लेकिन आप देखिए टीसीएस को या आप मिड कैप आईटीज को देखिए। तो आईटी स्टॉक्स में क्या करना सेक्टरली, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि यूएस में क्या हो रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरे शो के दौरान। 3 हमारे विशेष मेहमान हैं। गुरमीत चड्ढा, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, कंप्लीट सर्कल के सीआईओ फाउंडर हैं। साथ ही अनुराग सिंह यूएस से हमारे साथ जुड़ते हैं, एनसिट कैपिटल के पार्टनर और सीआईओ हैं। और हमारे एक नए दोस्त, नए मित्र इस शो में आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार गुप्ता, जो फिनट्रक कैपिटल के फाउंडर हैं। अमित जी, आपका विशेष स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। तो जैसा हमने कहा कि पहला टॉपिक है हमारा, यूएस में क्या हो रहा है, ये अनुराग जी समझाएंगे, क्योंकि सब कुछ उधर से ही होता है गड़बड़। अभी देखिए गुगली मार दी पावेल जी ने, मार्च के बाद जून, अभी जून में पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और क्या हो रहा है। अनुराग जी, क्या हो रहा है ये यूएस में? नीरज जी, एक तो आप फेलो फेलो पैनल मेंबर्स को नमस्कार, और गुरमीत जी को सत श्री अकाल। सो तो नीरज जी देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि उम्मीदें क्या थी। तो कुछ हद तक मार्केट ने ज्यादा उम्मीदें जगा ली थी, और ये 5 और 6 रेट कट्स की तो देखिए उम्मीद गलत थी। बट एंटिसिपेशन ये था कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, फेडरल रिजर्व स्टैंड्स को स्लो कर देगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जो खतरा आ रहा है, अब कल न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक पे काफी उलटफेर हो गया,
उसको देखते हुए फेडरल रिजर्व का स्टैंस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा जल्दी नीचे आ जाएगा। मेरा मानना थोड़ा सा उससे अलग है, और मार्केट का एक बड़ा कैंप अब समझने लगा है और इस बात को मानता है कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, और आई थिंक वही सही स्टैंस है। अ, और देखिए, जल्दबाजी की जरूरत क्या है? इकोनॉमी आपका 3 से 4% के बीच में ग्रो कर रही है, विच इज वेरी गुड नंबर फॉर अ यूएस इकोनॉमी ऑफ दिस साइज। और एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी, अनएम्प्लॉयमेंट 3.7 पे बना हुआ है, विच मीन्स लेबर मार्केट स्ट्रांग है। और लेबर मार्केट स्ट्रांग है तो कंपनीज की अर्निंग्स भी बनी हुई है। तो किसी किस्म की स्लो डाउन की जो गुंजाइश है वो नहीं है। अगर कहीं इधर उधर बैंक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो दे हैव वेज टू कंटेन इट, तो उन्होंने फंड्स ऑलरेडी बना दिया है जिस फंड से बैंक्स बोरो कर सकते हैं। सो बट आई थिंक एक चिंता हट जाना कि अब पीक पर है। कल पॉवेल साहब ने एटलीस्ट ये जरूर कहा कि जो उनका फंड्स रेट है वो दिस इज प्रॉब्ली एट द पीक। सो अब वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, और अब नेक्स्ट जो मूव होगा वो कट होगा। तो ये आई थिंक बड़ा मार्केट को रिलीफ देता है कि नेक्स्ट मूव इज अ कट। एंड मेरा सेंस है कि मार्केट में अबाउट 2 से 3 कट्स इस साल आ सकते हैं। हो सकता है वो पहला कट अबाउट जून मीटिंग में नहीं तो जुलाई मीटिंग में दे दें, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 महीना रुक जाए और फिर आराम से अगला 25 बेसिस पॉइंट कट दें। सो 2 से 3 से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है। और तकरीबन ये नजरिया है अनुराग, नीरज। एक चीज मुझे बताइए, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि दो कट भी होने चाहिए? हाँ। पहले 4 की 6 की सब एक्सपेक्टेशन लगाए थे, वो खिसकते खिसक, मेरे को ये आप समझाओ कि बेसिस क्या है। देखिए, आपके यहाँ की ग्रोथ एनुलाइज बेसिस पे 2.5% की है ना, क्वार्टरली और हाई आ रही है। जॉब हम्म। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कंजम्पशन बना हुआ है, क्रूड कंट्रोल में है, तो क्यों करना चाहिए रेट कट? हम्म। तो नीरज, इसमें अगर उनके डॉट प्लॉट्स पे जाएं और उस पे हम उनका ट्रैक देखें, सो विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो दे एक्सपेक्ट। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस साल के एंड तक इन्फ्लेशन 2% ही आएगा तो ही हम कट करेंगे। पवल साहब भी रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू वेट जब इन्फ्लेशन 2 हिट करें तो ही हम कट करें, बट वी वांट टू सी अ फॉलिंग ट्रेंड। अब इस साल के एंड तक का प्रोजेक्शन है कोर पीसीई पर 2.4, अगले साल 2025 के एंड पर 2.2 का प्रोजेक्शन, which means they are not waiting for it to come to 2% to provide the rate cuts. दूसरा लॉजिक ये है नीरज कि एक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड योर इंटरेस्ट रेट्स, उसको बोलते हैं रियल रेट्स, वो करीब 1 से 1.5% रहना चाहिए। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस तो वो 0.5 से 1% भी काफी है जो फेड के प्रोजेक्शंस में है। अगर आप अभी देखें तो इन्फ्लेशन अबाउट, अगर हम उसको 3% भी मान लें, तो अबाउट तो भी रेट कट 5.5 में 2.5% का फर्क है। इसको एटलीस्ट नीचे लाने की गुंजाइश है, विच मीन्स क्योंकि रियल रेट ही तो है जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजनिंग नीरज के दे डोंट नीड टू बी अनयूजुअली हाई फ्रॉम द इन्फ्लेशन रेट। सो दैट्स व्हाई 2 से 3 रेट कट्स का गुंजाइश बनती है। मुझे लगता है 2 होंगे बट 3 भी हो सकते हैं। रियल रेट चूंकि बहुत गैप बहुत ज़्यादा है इसमें। गुरमीत जी, आपको लगता है कि 2 रेट कट होंगे, या ऐसे लगता है कि ऐसे करके करते टाइम पास हो जाएगा कि कुछ नहीं होगा? देखिए हाँ, अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। आई थिंक क्वेश्चन अब ये है कि किस पेस पे लूजनिंग होगी, और डिबेट ये है कि किस पेस पे लूजनिंग करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट जो अगर आपने कल देखा हो, उन्होंने बोला कि दोनों रिस्क है, रिस्क ऑफ कटिंग टू अर्ली हम्म, एंड रिस्क ऑफ कटिंग टू लेट। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है कि एक लैग इम्पैक्ट होता है यूएसडी रेट हाइक्स का। और 11 रेट हाइक अनप्रेसिडेंटेड है, लेट का लेवल है। अभी हमने देखा कल एक और रीजनल बैंक में शेयर प्राइस राउंड हुआ, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई सिलिकॉन वैली बैंक की और रीजनल बैंक्स की। दूसरा, अगर आप उनका डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा ना, हाउसिंग मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्रोजन सा है। लो हाउसिंग सेल्स घट रहा है, लग्जरी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेलर्स, एक जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो सडनली 18% जंप हुआ है दिसंबर के बाद, क्योंकि मॉर्गेज रेट थोड़ा सा नीचे आया है। 30 ईयर मॉर्गेज रेट 8% पहुंच गया था, अभी वहां पे 6.70। अनुराग जी शायद ज्यादा बता पाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि पुराने रेट्स को छेड़ा जाए, जो उनके पुराने चीपर रेट्स हैं। और लेबर मार्केट में अभी भी सिचुएशन टाइट है, डिमांड ज्यादा है जो लोअर एंड है। तो मिक्स इकोनॉमिक डेटा है। और कहीं ना कहीं कई बार कोई क्रेडिट इवेंट बता के नहीं आता है, सिर्फ सिग्नल्स देता है। और ये सिग्नल्स आते हैं और सारे रिस्क एसेट्स ऊपर हैं। चाहे
क्रिप्टो है, चाहे गोल्ड है, बहुत कम होता है जब आपके सारे एक साथ मैंने गोल्ड, इक्विटी सबको एक साथ हाई बनाते हुए बहुत कम देखा है। तो मुझे लगता है कि रेट कट्स होंगे और एक स्टेज के बाद मार्केट ये देखना चाहता है कि लूज़निंग की लूज़िंग किस पेस पे होना चाहिए। आई थिंक हमें 1 आध महीने में और इस पे क्लैरिटी मिलेगी और माइंड यू इस साल यूएस में भी इलेक्शंस हैं। जो बड़े दावेदार हैं वो साफ बोल रहे हैं कि हम रिपीट ही नहीं करेंगे फेड चेयर को। तो हम भी बोल सकते हैं कि फेड इंडिपेंडेंट होता है और सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होते हैं। पर थोड़ा-सा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, माइंड यू इलेक्शन ईयर है। तो मेरा मानना है कि 2 या 3 रेट कट होने के अच्छे आसार हैं सेकंड हाफ में। 2 या 3 रेट कट के अच्छे सर। एक सवाल ज़रा मैंने पहले अनुराग जी से, अनुराग जी क्या जो जितने रेट हाइक्स लिए हैं यूएस फेड ने वो सब प्ले ऑफ हो गए? ओ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है नीरज जी, कभी भी कहना कि वो प्ले अप हो गए हैं। हाँ। लार्जली बिकॉज एक तो यहाँ पर बिकॉज सारा मॉर्गेज फिक्स्ड रेट पर ही होता है, हम्म, तो ये एक रीजन भी रहा है कि रेट हाइक्स उतना स्ट्रांगली पर्कुलेट नहीं हुआ इकोनॉमी में। हम्म, बिकॉज आपका अबाउट पूरा मॉर्गेज का 70% रीफाइनेंस हो गया था, हम्म, विच मीन 70% ऑफ द मार्केट, और एक्चुअली टुडे 80% ऑफ द मार्केट इज बिलो 4%। हम्म, तो ये जो 7-6% के रेट है, ये वो उस 80% को फर्क डाल ही नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन मार्केट लॉकआउट हो गया है थोड़ा, बिकॉज सेलर्स नहीं आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट वो ऑटो लोन्स के थ्रू कर रहा है, एंड अदर अदर इन अदर वेज कर रहा है, अदर स्मॉल लोन्स में कर रहा है। हाँ, बट लार्जली ये भी एक इस बार कंपेयर टू लास्ट टाइम 2008 के नजरिए के हिसाब से देखें तो ये एक फर्क रहा है। तो आई डोंट थिंक प्ले आउट हो गया है, दैट्स वेयर आपका वो पहला सवाल हम्म, कि उनको they don't need to wait till 2% because accidents can happen, so they need to keep the real rate in mind and उसको घटाना शुरू करना पड़ेगा उनको अभी, और वो कर देंगे। that's the reason कि they should start putting the brakes. ओके। गुरमीत, आपने कहा कि गोल्ड भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, मार्केट भी चल रहा है, तो सबका साथ सबका विकास हो सकता है ना? नहीं हो सकता? ये जब होता है तो टिपिकली पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है यूफोरिया का। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेस पॉइंट्स हैं हाँ, थोड़ा सा। हम अपने देश को जरूर वैल्यूएट करते रहते हैं। वहां पे आप देखिए मार्केट कैप टू जीडीपी कुछ कुछ और ही है। और थोड़ा सा मुझे लगता है केयरफुल होना चाहिए। बट जैसा जैसा मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, ये साल बॉन्ड भी अच्छा रिटर्न देगा। आप अगर थोड़े सेंसिबल हैं हम्म, और थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीसेट कर सकते हैं। देखिए रेट कट्स लगभग हर देश में होने वाला है। हम्म, आप आर्ग्यू कर सकते हैं 6 महीने, 9 महीने, साल, रेट कट होने वाला है। यील्ड यूएस में 4 के ऊपर है, इंडिया में 7 के ऊपर है। अगर नीचे आती है 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक-ठाक मार्क टू मार्केट गेन बनेगा। मैं इक्विटी फंड मैनेजर हूँ, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, हम्म। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है बॉन्ड में। और थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन रीसेट करने की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा है मार्केट में। बस मुझे यही खतरा लगता है अनुराग। मनीष डांगी भी यही कहते हैं कि बॉन्ड में अच्छा पैसा बनेगा, जबकि वो भी फंड मैनेजर हैं। अमित जी, यूएस को हम लोग बार बार इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि हम लोग की लाइफ में असर डालता है, रोज सुबह उठ के देखना ही पड़ता है। अब वहाँ तो जो स्थिति बन रही है कि मार्केट भी चल रहा है, गोल्ड भी चल रहा है, पैसा खूब है, जॉब मार्केट भी बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि यूएस का देखने का हम लोगों का नज़रिया क्या होना चाहिए? आप कैसे अपनी रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें यूएस को कितनी डिस्काउंटिंग देते हैं? देखिए नीरज जी, इसमें ये बहुत रेयर होता है कि सारी एसेट क्लासेस एक साथ चले, जो कि अभी हो रहा है कि इक्विटी भी चल रही है, गोल्ड भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, और बॉन्ड मार्केट्स भी चल रहा है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ये है कि वहाँ पर काफ़ी डाइवर्जन है इवन इन इक्विटी मार्केट्स। अगर आप इक्विटी मार्केट्स भी देखें, जो टॉप 7 हम कहते हैं, वहीं से सारी रिटर्न्स आई हैं। और अगर पिछले 3-4 हफ्ते का रिटर्न्स हटा दें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली 52 वीक लो पे था। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डाइवर्जन है, और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा वहां पर सेंटिमेंट जो है वो मिक्स्ड है। वो हेडलाइन नंबर्स या हेडलाइंस हमें देखकर लगता है कि काफी पॉजिटिव है सेंटिमेंट, और एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स हैं भी, स्पेशली जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे पैसिव इन्वेस्टिंग क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी है, तो उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है क्योंकि वो वन वे रैली हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर।
लेकिन यूएस में स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, हाउसिंग में है, जो लोन्स की रीफाइनेंसिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो यूज्ड कार्स का इन्फ्लेशन था वो बिल्कुल क्रैश कर चुका है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे आ गए हैं। टेस्ला जो प्राइस पे यूज्ड कार बिक रही थी 2022 में, उसकी आधी आ चुकी है। सो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेस है, और वो एक मार्केट थोड़ा लॉकआउट हो गया है कि सेलर्स नहीं है और बायर्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो स्ट्रेस एक्चुअल में एक क्रेडिट इवेंट में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है हो सकता है ना हो, और कब होगा ये तो प्रिडिक्ट करना, टाइमिंग बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो एक स्ट्रेस पॉइंट है और उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। अदरवाइज जॉब मार्केट्स काफी डिसेंट है इस टाइम पे, और अगर इन्फ्लेशन कुछ अगले 3-4 महीने में कंट्रोल में रहता है, तो मुझे लगता है कि रेट कट डेफिनेटली इस साल होगा। जून में एक्सपेक्टेड है, बट हो सकता है थोड़ा आगे भी बढ़ जाए। बट इन्फ्लेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेड सी का जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से शिपिंग रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 3 महीने में। तो वो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है, क्रूड थोड़ा कंट्रोल में रहता है, तो मुझे लगता है रेट कट इज द क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। देखिए, क्रूड तो अभी कंट्रोल में रहेगा, जब तक बाइडेन जी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्रूड बढ़ने नहीं देंगे, पॉलिटिकली उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन आपने जो बात की ना, इस पर आपसे काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि मार्केट में बबल है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बात बोली है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये सब कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली 5400 तो कम से कम जाएगा S&P। दोनों के बीच में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। अब ये बात सही है कि उसमें अगर वो मैग्निफिसेंट 7 को हटा दें तो वो रैली है ही नहीं फिर वो, और उसमें भी एक केवल जो 100% चला है एनवीडिया, उसने पूरे मार्केट को ड्राइव करके रख दिया है। तो क्या ये रैली वाकई सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट टाइप का दिख रही है, ब्रॉड बेस नहीं है रैली, इसलिए डरना चाहिए लोगों को? जेपी मॉर्गन की बात सही है? सो इसमें एक डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निविडिया अभी और ज्यादा चल सकता है यहाँ से भी, क्योंकि एआई में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, निविडिया खुद जो R&D कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एआई ड्रिवन रैली जो है वो इंडेक्सेस को और ज्यादा और ज्यादा और तेजी करे, और जो 5400-5500 के टारगेट्स आ रहे हैं, इवन दैट इज पॉसिबल बाय इलेक्शंस। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो टॉप 7-8 स्टॉक्स है जो कि मेजरली जिन्होंने रिटर्न दी हैं, वो रुक जाए, और जो स्मॉल कैप मिड कैप्स अभी तक नहीं चले हैं वो कैचअप करें। सो वो थोड़ा एक डाइवर्जेंस है व्यूज में, और इवेंचुअली वो मार्केट पे देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यू सही होता है। बट अभी जो मार्केट कंडीशंस है और मार्केट ओपिनियंस है वो इन दोनों चीज पे इक्वली डिवाइडेड है। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा बियरिश कैंप में है यूएस मार्केट्स को लेके। ओके, अनुराग जी, आपके पास टेस्ला कार है क्या, या आप अभी फोर्ड वाली चलाते हैं, डीजल वाली? नीरज जी, मैं तो डीजल डीजल तो नहीं, खैर वो पेट्रोल पे ही चलती है। लेकिन आई एम अ लेट अडॉप्टर ऑन टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी जितना लेट अडॉप्ट करो उतना वो एफिशिएंट होती है और उतना ही वो आपको मुनासिब रेट्स पे मिलती है। तो ऑफ कोर्स मैं अभी प्लान भी नहीं कर रहा हूँ कभी टेस्ला खरीदने का। अच्छा, इसीलिए तो टेस्ला गिर रहा है, इसीलिए एप्पल गिर रहा है, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए हुए हैं। अब पता है कि एप्पल के फ़ोन नहीं बिक रहे हैं, बेचारे की बिक्री गिर गई है। और आपने अगर सही समय पे मुझे और गुरमीत जी को और अमित जी को बता दिया होता कि एआई वाले में पैसा लगाओ एनवीडिया में, तो आज हम लोग कितने पैसे कमा लेते। आपने लगाया कि नहीं एनवीडिया में? नहीं, देखिए, ये एक वो जो 7 स्टॉक्स थे ना, वो मैग्निफिसेंट 7 का तो अब छठी होकर के सुपर 6 एंड क्रेजी 5 से अब सुपर 4 हो गया है। तो टेस्ला देखिए, टेस्ला का 22% चाइना से आता था, एप्पल की 20% सेल्स चाइना में होती थी। तकरीबन ये है कि वहां पर द राइज ऑफ BYD इज पुशिंग टेस्ला आउट। सो वो 20% सेल्स में प्रॉब्लम है। प्लस यही नहीं, सिर्फ स्टारबक्स ले लीजिए, एस्टे लॉडर देख लीजिए, कॉस्मेटिक कंपनीज लुई वुइटन देख लीजिए, तो इन सब में खतरा है। सेम स्टोरी विद एप्पल, तकरीबन लग रहा है कि दे विल पुश आउट एप्पल, हुआ वी विल पुश इट आउट। तो वो 20% मार्केट हिलने से फर्क पड़ता है किसी को भी। बट मल्टीपल्स अभी भी एप्पल के मल्टीपल्स 26 पर है। आई अंडरस्टैंड 26 इज नॉट ऑल्सो वेरी चीप मल्टीपल, बट फॉर अ कंपनी लाइक एप्पल इट्स ओके। टेस्ला स्टिल थोड़ा ऊपर है, नीचे जा सकता है, बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो अब मार्केट इज कमिंग टू सेंस कि किस कंपनी को कितना वैल्यूएशन देना है। थोड़ी क्राउडिंग आउट हो गई है। अब मैंने बात सुनी अमित की,
ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, स्टॉक जा सकता है। उस पर डिबेट करना अलग है, बट एनवीडिया स्टिल $80 बिलियन सेल्स कंपनी। अब पूरी दुनिया पे तो कब्जा नहीं कर लेगा ना, मतलब हो गया 2.2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन। आई मीन आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज द पॉइंट, वेन आई से के आई वांट टू बी अ ईयर टू अर्ली टू एग्जिट रादर देन अ डे टू लेट। तो वो ठीक है, बट एक फ्रेंजी पे एक लिमिट से आगे नीरज जी वो पार्टिसिपेशन करना गलत है। तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कहीं भी। बट अदरवाइज मार्केट ठीक है। कोई कह रहा है कि मार्केट बहुत बुलिश जोन में है, आई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वी आर स्टिल प्लेस्ड इन प्रोडोमिनेटली द अदर सेक्शन ऑफ द मार्केट जी। विच विल रिबाउंड। गुरमीत सर, एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपकी चाहिए, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखिए, गुरमीत जी को टेस्ला अभी भी महंगा लगता है, जो अपने आप में 27% केवल 2024 में गिर चुका है। बेचारा परेशान है कि कैसे सस्टेन करें, वो अपना बिजी रहते हैं एक्स में ही केवल। दो चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेनेशन आपसे चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ टेस्ला का गिरना ये दिखाता है कि जब 7 साल बाद दूसरी बैटरी लगवाने गया आदमी, तो उसको समझ में आया गुरु भी बहुत महंगी गाड़ी है ना, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसके। एप्पल इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो जो चाइना ने उसको हिट दिया है ना, वो ये कह रहे हैं कि रिफर्बिश्ड फ़ोन भी आप डिस्काउंट पे जितना चाहो बेचो, बट बेचो। और उन्होंने अपनी वो ईवी वाली जो ऑटोनोमस कार में तो आईडे ड्रॉप कर दिया। ये एक बड़े शिफ्ट हैं ये। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसी का आर्बिट्राज एआई वाला ले गया एनवीडिया? कुछ हद तक आर्बिट्राज होता है, उनका जी पैसा चेज भी करता है जहाँ पे फ्रेंजी होता है, हमने देखा है वो मार्केट में। दूसरा, मुझे मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा कई बार काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए मार्केट में, कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए, कुछ पार्ट होना चाहिए। अब देखिए, आईटी को कोई टच ही नहीं कर रहा था लास्ट से। इन्फोसिस 1100 में भी महंगा लग रहा था, एचसीएल 1000 में भी महंगा लग रहा था। सिमिलरली अभी कोई केमिकल्स को टच नहीं करना चाह रहा था, सडनली आप देखिए टाटा केमिकल और आरती में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। और हमें ये डिफाइन करना चाहिए, ये अच्छा बिजनेस है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, कि अच्छा बिजनेस है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है, जो मेरा रिव्यू, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा मूव करेगा। और चाइना में हमेशा स्लो डाउन नहीं रहना है। बहुत कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट भी करेगी, चाहे वो एप्पल की सेल्स हैं, चाहे चाहे कुछ हद तक टेस्ला की सेल है, और बढ़ रहा है। एक एक इसमें टोयोटा का एक बहुत अच्छी थ्योरी आई है अभी 1690। वो ये कहते हैं कि अगर एक ईवी अगर आप बना रहे हैं, तो उसी रॉ मटेरियल से आप 6 हाइब्रिड बना सकते हैं जो प्लग इन है, और 90 हाइब्रिड बना सकते हैं जिनको प्लग इन की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोयोटा कह रहा है कि फ्यूचर हाइब्रिड है, और जो कार्बन प्रिंट है वो ओवर अ लाइफ टाइम देखेंगे, आप इमीडिएटली देखेंगे हाइब्रिड का बेटर है, कम कार्बन प्रिंट करेगा ईवी से। तो अगर हाइब्रिड एज अ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाती है, और ये टेस्ला की थ्योरी सही, ये टोयोटा की थ्योरी सही है, तो मुझे लगता है टेस्ला पे काफी बड़ा इम्पैक्ट, या किसी भी ईवी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे टॉपिक पे, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट को परेशान कर रहा है। ये जो अभी लास्ट वीक आपने देखा कि दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आरबीआई ने सख्ती करी, आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंस के ऊपर। उससे थोड़े दिन पहले पेटीएम पे भी ये हुआ। गुरमीत जी, चूंकि आप बैंकर रह चुके हैं और बहुत डीपली इस इंडस्ट्री को समझते हैं, ये क्या एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है या वन ऑफ प्रॉब्लम थी? कितनी सीरियसली इसको समझना चाहिए? देखिए नीरज जी, प्रॉब्लम वन ऑफ नहीं है, और आई थिंक आरबीआई पुरानी एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहा है। आप देखिए, आप उसको पीस में मत देखिए, पूरा लिंकेज है। पहली चीज आरबीआई ने जो बोला था, जब उसने रिस्क वेट बढ़ाया था पर्सनल लोन का, वो लिंकेज से थोड़ा सा परेशान था बैंक, एनबीएफसी का जो लिंकेज है। तो पहले उन्होंने रिस्क वेट बढ़ाया अनसिक्योर्ड लोन पे। उसके अलावा वो कुछ पॉकेट्स में यूफोरिया से परेशान था। तो जो जो फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन है, वहाँ पे जो लैप्सेस दिखे वो एक तो प्योरिटी और वेटेज को देखे देखे। दूसरा, बहुत ज़्यादा कैश डिसबर्सल हुआ गोल्ड लोन में अगेंस्ट, जो कि लिमिट से ज़्यादा है, जो कि आईएफएल के केस में हुआ। जेएम के केस में आईपीओ फाइनेंसिंग में उन्होंने देखा कि कुछ एक सर्टेन आईपीओस में और प्राइमरी इश्यूएंसेस में अ कॉमन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लेवरेज दे रहे थे, और उससे प्राइसेस जो हैं, फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही थी। अगर आप इतना लेवरेज करेंगे और एसएमई और स्मॉल आईपीओस में करेंगे, तो ऑब्वियसली प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम आएगा। इससे पहले उन्होंने बैन को किया था, एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए 8-9 महीने का बैन किया था। डिजिटल सर्विसेज के लिए 1 साल से ऊपर का बैन। कोटक महिंद्रा में बाहर के सीईओ के लिए आरबीआई ने बहुत टफ स्टांस लिया, इंटरनल कैंडिडेट्स। तो आई थिंक ये पूरा बैंकिंग सिस्टम की बेनिफिट बेहतरी के लिए है। कोई भी रेगुलेटर, और यहाँ पे रेगुलेटर प्रोएक्टिव है। एक ज़रूर चीज़ हो रही है, मार्केट को एक चीज़ लगती थी कि एनबीएफसीज़ में रेगुलेटरी आर्बिट्राज है,
कि तभी आप एनबीएफसीज को 6-7 का मल्टीपल देते थे और बैंक को 3-4 का देते थे। मुझे लगता है उस थीसिस को थोड़ा-सा रिविज़िट करना पड़ेगा। आरबीआई बड़ी एनबीएफसीज को और जो थोड़ी भी मिड साइज़ एनबीएफसीज हैं, उनको भी अच्छे से रेगुलेट करेगा और एक एडवांटेज मुझे लगता है बैंक्स को मिलेगा नियर टर्म में ओवर एनबीएफसीज इन द रीसेंट रन अप। दूसरा मुझे लगता है कुछ अच्छी एनबीएफसी जो कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है। बजाज फाइनेंस गिर गया क्योंकि वो भी आईपीओ फाइनेंसिंग करता था। पूनावाला में क्योंकि गोल्ड लोन सेल्स की अच्छी है और यूज्ड कार सेल्स की अच्छी है। तो कुछ अच्छी एनबीएफसीज छोला मुझे लगता है वहाँ पे शायद एक वैल्यू ज़ोन आता दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है बैंक्स को बाज़ार फ़ेवर करेगा क्योंकि ये जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज की थीसिस है ये चैलेंज अमित, इस जितने नाम हम लोगों ने, इसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, उसमें कुछ दिन पहले हुआ था। आप इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं? और जैसे गुरमीत कह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ जगहों पे ज़बरदस्ती बेचारे गिरे जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन जो कि सिस्टमिक है तो चलो उनको भी निपटा दे रहे हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को? राइट, सो इसमें ये जो पिछले 6 महीने में सारे रेगुलेटरी ऑर्डर्स आए हैं, ये यूजुअली या तो ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से आए हैं, या फिर केवाईसी रिलेटेड इश्यूज हैं, या जो ऑपरेशन हम करते हैं, चाहे वो वैल्यू करना हो लोन का या लोन डिसबर्स करना हो, उसमें इश्यूज आए हैं। ये ऑडिट्स लेकिन उससे भी पहले के चल रहे थे। सिर्फ ऑर्डर्स पिछले 6 महीने में आए हैं, तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली मार्केट में या इन कंपनीज में स्पेसिफिकली काफी पहले से चल रही थी। इट्स जस्ट दैट कि पिछले 6 महीने में सारे ऑर्डर्स आए हैं। सो लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इट वाज कंप्लीटली फ्रॉड, वेयर द एम्प्लॉइज वर एक्चुअली क्रिएटिंग फिक्शियस अकाउंट्स। सिमिलरली बजाज फाइनेंस में भी अक्टूबर नवंबर में जो ऑर्डर आया था, उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे ही अटैक किया गया था। जो उनके क्रेडिट कार्ड के 2 लोन्स थे, उस पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे थे, जिसको रोका गया था। देन नवंबर में भी हमने देखा कि रिस्क वेट्स को बढ़ाया गया, और वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का ही पार्ट था कि इतनी ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो रही थी, और वो कैपिटल फिर इवेंचुअली या तो कंजम्पशन में यूज हो रही थी या कैपिटल मार्केट्स में वापस आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सारे एग्जाम्पल्स पिछले 6 महीने में हमारे सामने आए हैं, उससे यही लगता है कि आरबीआई इज वेरी सीरियस अबाउट रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट ओवरऑल। और वो लिक्विडिटी को लीवरेज, जो एक्स्ट्रा लीवरेज हो रही है स्पेशली अनसिक्योर्ड फॉर्म में, उसको वो कम करना चाहते हैं। और उसको कम करने के लिए जब उन्होंने ऑडिट्स किए हैं, तो और भी इश्यूज सामने निकल के आया है, चाहे केवाईसी रिलेटेड हो चाहे ऑपरेशनल रिलेटेड हो। तो ये अभी तक तो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, बट हमें ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा है और कितने ऑडिट्स चल रहे हैं और कितने और इस तरह के रेगुलेटरी ऑर्डर्स आएंगे। तो इसीलिए वो हम देख रहे हैं कि सिंपथी में बाकी एनबीएफसीज भी गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज हैं काफी, वो वहां पर ऑपरेशनली वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वहां पर शायद इश्यूज ना आए, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी मार्केट में। बट अभी जब एक ऑर्डर आया तो फिर वो मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है, उस वजह से काफी स्टॉक्स नीचे आए हैं। बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली अच्छे स्टॉक्स में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, तो ये एक स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। और इस समय शायद, जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, कि थोड़ा सा बॉटम फिशिंग से बचें, या फिर बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस आप कर लें कि भाई चलो अच्छा इसके चक्कर में ये भी गिर गया, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू नेवर नो। जैसे अमित कह रहे हैं कि अभी कहाँ किसकी ऑडिट चली हमें पता नहीं, वो तो जब ऑर्डर आता तब पता अच्छा था ये इनका भी चल रहा था क्या। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अनुराग, बहुत क्विक कमेंट आपका इस सिचुएशन पे, क्योंकि आप इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में पैसे भी लगाते हैं और ट्रैक भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो नीरज जी, एक तो इट्स वेरी हार्ड टू क्रिटिसाइज आरबीआई एंड सेबी, एटलीस्ट इंडिया में बैठ के तो बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ कोशिश कर देता हूँ। देखिए नीरज जी, एक होता है रूल्स ऑफ द गेम, और एक होता है व्हाइल द गेम इज इन प्ले उसको आके रूल्स मॉडिफाई और अडेप्ट करते रहना। जनरली परसेप्शन इज दैट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया लिटिल इंटरवेंशनिस्ट। वो इंटरवेंशन करते हैं अज्यूमिंग इन्वेस्टर इग्नोरेंस, और गार्डरेल्स को स्ट्रांग रखते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। और इफ यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू रूल, एक मार्केट कंसेंसस होता है, यू टेक व्यूज ऑफ द
इंडस्ट्री एंड अदर एक्सपर्ट्स, एंड देन यू, सो उससे एक प्रेडिक्टेबिलिटी और एक ट्रैक बना रहता है. नाउ द डिफिकल्टी इज यू डोंट नो व्हेन सम एक्शन विल कम इन एंड द रूल विल चेंज, एंड दैट एक्चुअली वो इंटरफेयर करता है मार्केट की फंक्शनिंग से. तो मुझे लगता है उससे थोड़ा बचना चाहिए. मुझे आरबीआई के एक्शन से कम कंसर्न है, बिकॉज उनकी रूल बुक है और वो उसी को, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द 1.25 क्रेडिट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक दैट असाइड बाकी रूल्स को, जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड दैट. बट आई थिंक सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, आई थिंक देयर वहां पर थोड़ा मुझे ज्यादा कंसर्न दिखता है नीरज जी, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ मार्केट इज कि आप डिमांड सप्लाई को, प्राइस डिस्कवरी को, मार्केट को, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट जिसको बोलते हैं ना, आप उसको चलने दीजिए. और अगर उसमें आप कहीं भी इंटरवेंशन करेंगे तो उससे कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप उसको भी इंटरवीन करेंगे, एंड देन यू विल बी सीन एज समबडी हु इज इंटरवीनिंग अक्रॉस द मार्केट. अभी सेबी केम इन एंड डिफाइंड द मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप लिमिट्स. उन्होंने बोला कि इसमें इतना इतना ही जाएगा, उसमें इतना ही फंड में जाएगा. वो एलोकेशंस उन्होंने डिफाइन किए. ये करीब कुछ साल पहले की बात है. अब ये नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि लोग देख रहे हैं कि लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ऐसे अब उस समय देखना चाहिए था कि इनमें फ्री फ्लोट कम है, लिक्विडिटी कम है, और शेयर प्राइसेस बहुत जल्दी राइज अप कर जाते हैं. अब हाउ कैन म्यूचुअल फंड्स कम बैक एंड एक्सप्लेन टू देयर इन्वेस्टर्स कि देखिए ये प्राइस डिस्कवरी तो इसको मत मानिए, बिकॉज ये तो आप ही की लिक्विडिटी की वजह से आई है. सो इससे इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज होते हैं. तो द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट हमेशा प्ले में रहता है. कुछ भूल होती भी है तो इन्वेस्टर्स का अपना रिस्क है, उनको लर्न करने दीजिए. आई थिंक वहां पर नीरज जी मैं कहूंगा कि वो वो गलती पहले हो गई. फंड्स इसको मैनेज कर लिया करते थे, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग इन अ मिड कैप फंड, वो लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा रखते थे. और उसका वही रीजन था कि वहां पर लिक्विडिटी है और सेफ्टी है, प्राइस डिस्कवरी हो रही है. अब वो गलती ऑलरेडी हो चुकी है. आई थिंक इससे बचना चाहिए. ये मेरा लिमिटेड टेक है, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग दैट दिस वाज अ बिग मिस्टेक. नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पे हमारे, मैं तो ये मानता हूँ कि रेगुलेटर्स बहुत सजग हैं इंडिया के, और वो बहुत स्विफ्टली एक्शन लेते हैं. सेबी ने भी इस जेएम फाइनेंशियल वाले मामले में उनके बॉन्ड इश्यूएंस पे रोक लगा दी है, आईपीओ फाइनेंसिंग पे तो रोक है ही है, एंड विद इन 60 डेज इनकी जांच पूरी होनी है. ये इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी जेएम फाइनेंशियल्स के लिए आ चुका है. तो दोनों ही रेगुलेटर, वो सिक्योरिटी मार्केट का और बैंकिंग का, दोनों ही बहुत एक्टिव हैं. और मैं तो मानता हूँ कि आरबीआई से भी बहुत ही टाइमली, बहुत स्विफ्ट और बहुत सोच समझ के लेते, फिर उसमें रिवर्सल नहीं होता कि जैसे पेटीएम वाले बहुत लोग सोचे थे कि कुछ फैसला बदल देंगे क्या, रिव्यू करेंगे. वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने कहा इस इशू पे बातचीत होनी चाहिए. एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पे. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मिड और लार्ज, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का आर्बिट्राज, साथ ही आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, बातचीत करेंगे.